हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लहरी विद साइंस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप इस बोर्ड में देख पा रहे होंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10 एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले इस टॉपिक को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि लाइफ प्रोसेसेस ओवरऑल होता क्या है। अब जैसे हम देखते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, या फिर कोई आदमी दौड़ लगा रहा है, या फिर का जो गाय है वो चारा चर रही है, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर ये तीनों जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं अपने बॉडी में। तो इस मूवमेंट की वजह से हम ये तय कर पाते हैं कि ये अलाइव है या फिर डेड है, जिंदा है या मरे हुए हैं। लेकिन अगर ये तीनों सो जाए तो कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है कि मर गए हैं? तब हम जनरली क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग भी एक तरीके का मूवमेंट ही होता है। जब आदमी ब्रीथ करता है तो कई बार हम देखते हैं कि वो सांस को छोड़ रहा है और सांस को वो ले रहा है। ये चीज़ हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और सांस को लेना और छोड़ना हम अपने कानों से सुन भी सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये ब्रीथ कर रहे हैं, और अगर ये ब्रीथ कर रहे हैं इसका मतलब ये जिंदा है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स तो ऐसा कोई मूवमेंट शो नहीं करते, वो अपनी जगह पे एकदम तन के खड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट्स चल के जा रहे हैं या फिर प्लांट्स में कुछ एक्टिविटी हो रही है और शेक हैंड्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो हम प्लांट्स को कैसे डिसाइड करें कि वो जिंदा है कि मरे हुए हैं? तो प्लांट्स के केस में आप ये कह सकते हो कई बार कि प्लांट्स की जो लीव्स है वो हरे रंग की हैं। अगर लीव्स हरे रंग की हैं और प्लांट्स में धीमे धीमे ग्रोथ को देखने को मिलता है, इसका मतलब प्लांट्स जो है वो डेड नहीं है, प्लांट्स जो है वो अलाइव हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीव्स की कलर होती है, लीव्स की कलर ज़्यादातर तो ग्रीन ही होती है, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लीव्स की कलर जो होती है वो एकदम ग्रीन नहीं होती, वो डिफरेंट कलर होता है। राइट। अगर वो डिफरेंट कलर होता है तो इन दैट केस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रंग देखकर, लीव्स का रंग देखकर कि वो डेड है अलाइव है? दूसरी बात, ये जो ग्रोथ हम देखते हैं प्लांट्स में, ग्रोथ बहुत स्लो होती है, उस ग्रोथ को हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लांट जो है वो डेड है या फिर अलाइव है? तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सब के बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ ना कुछ मूवमेंट और एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ये मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जो मूवमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो जाए हमारे बॉडी में, मॉलिक्यूलर लेवल पर मूवमेंट अगर बंद हो जाए, तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो होते रहते हैं। अब इसके बाद हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ के बने होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिल कर के बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स जो बने, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बनते हैं और ये टूटते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जब ज़रूरत होती है वो बन जाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो टूट जाएंगे। से फॉर एग्जांपल सेल के बारे में ही हम बात करें, तो सेल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो सेल क्या करता है, डिवाइड करके और सेल्स बना लेता है। लेकिन सेल जब डेड हो जाता है तो वो सेल जो होता है डीजेनरेट कर जाता है हमारे बॉडी से वो डीजेनरेट कर जाता है। इसी तरह इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर सेल्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स जिससे सेल बने होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनते हैं और वो टूटते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होता है और ये जो ब्रेकडाउन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाने के लिए या फिर उनको जिंदा रखने के लिए। समझ में आया? टिश्यूज़ के बारे में हम समझा, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स के लेवल पर या फिर उनके मॉलिक्यूल से सेल्स बने होते हैं, उस लेवल पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराने के लिए या फिर उसको जिंदा रखने के लिए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी में रिपेयर और मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए। मतलब हमारे बॉडी में ये जो चीज़ होती है, जो एक्टिविटी हो रही होती है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ये एक तरीके से रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर होता है या फिर जो भी मेंटेनेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको जो सारी एक्टिविटीज़ जो रिपेयर और मेंटेनेंस को करवाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उस सारे प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग कहते हैं समथिंग दैट कैन ग्रो, जो चीज़ ग्रो करती है, जो चीज़ रिस्पायर मतलब
रेस्पिरेशन होता है, जो चीज़ मूव कर सकती है, ठीक है, और तो सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है उसको हम, और सेलुलर सारी एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये सब चीज़ें चाहिए होती है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो लिविंग अगर किसी को कहना है तो इन दैट केस वो मूव करता है, वो रेस्पायर करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो और भी सारी एक्टिविटीज़ करता है, सेलुलर लेवल पर भी एक्टिविटीज़ करता है रिपेयर और मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए। तो ये जो होता है, इस चीज़ें अगर हो रही हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम लोग कहते हैं लिविंग। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? अब इसी रिपेयर और मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस होती हैं हमारे बॉडी में। और वो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे न्यूट्रिशन, मोटा मोटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में, बॉडी को सस्टेन करवाने के लिए, बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, बॉडी को जिंदा रखने के लिए, बॉडी के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक ही एक तरीके की चीज़ थी। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन वर्ड मैंने यूज़ किया, कौन सा वर्ड मैंने यूज़ किया? पहला वर्ड जो मैंने यूज़ किया है दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन में पहली चीज़ तुम ये समझ लो कि न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन में 2 तरीके का चीज़ होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूट्रिशन में एक चीज़ होता है कि हम जिस प्रोसेस से फूड को लेते हैं एनर्जी को पाने के लिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर एनर्जी, उसे भी न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ होता है न्यूट्रिशन के टाइप्स भी होते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं और न्यूट्रिशन में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी समझ लेते हैं कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो न्यूट्रिशन में ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो भी न्यूट्रिशन में आता है। तो बेसिकली जो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होता है, ब्रेक डाउन मतलब जैसे डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये हम पढ़ेंगे डाइजेशन में। उसके पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, और न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन के बारे में हम मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि जो डाइजेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर क्या होता है? पहले हम क्या समझेंगे? न्यूट्रिशन क्या बोला मैंने? डाइजेशन ऑफ carbohydrates, fats and protein। तो अगर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो न्यूट्रिशन में ही आता है। ये अभी हम समझते हैं, आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, पर पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन में एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ब्रीदिंग, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, ठीक है। अभी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से या फिर सर्कुलेशन की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट सेल्स में, जो भी बॉडी के सेल्स हैं, अल्टीमेटली वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अब वहाँ पर ये जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, इनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जब तक आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप करते हो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? उसमें रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन, ये क्या होता है? ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो क्या हुआ? रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the presence of oxygen to release energy।
ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये प्रोसेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो प्रोसेस होता है जनरली सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर ये प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली ये प्रोसेस पाया जाता है, राइट? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली एटीपी एनर्जी बनती है, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनती है। ठीक है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम लोग करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर ऐसा काम होता है जहाँ पर ये काम होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह जो होता है वो यहाँ पर होता है। राइबोसोम्स वगैरह यूज होते हैं इसमें, राइट? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो हमने समझा। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, हमने कहा कि रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन तब होता है जब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट सेल्स में पहुँचे। सेल्स में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर अपना उनका रेस्पिरेशन मतलब होता है कि एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिड्यूस एनर्जी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है जो कि होता है। राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट हैं तो वही करवाते हैं इस तरीके का। जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, राइट? और जनरली प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो भी राइबोसोम्स की हेल्प से होती है। मेनली अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। राइबोसोम जनरली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसे मैंने पढ़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स अटैच रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखो वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो बनता है एनर्जी के फॉर्म में, वो एनर्जी जो होता है बॉडी यूज करता है वो डिफरेंट फंक्शंस। ये ह्यूमंस के बारे में हमने स्टडी किया है, ह्यूमंस में जब ऐसा होता है तो ये हो गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चीज होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब जैसे डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स अपना डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट भी तो होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है। तो यही होता है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान चीज़ है कि मतलब खाना डाइजेस्ट हो गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड उसको सप्लाई कर दिया गया। और कई बार ऐसा भी होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी तुम्हारे जहाँ पे चाहिए, जैसे लाने से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड कलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर लंग्स में देगा। लंग्स जो होगा वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो एक्सक्रीशन में भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एज वेल एज एसिमिलेशन, मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना होता है, उनका यूज़ होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर ट्रांसपोर्टेशन ही। खाना डाइजेस्ट तो हो गया पर वो अभी तक इंटेस्टाइन से बाहर ही नहीं निकला है, राइट? न्यूट्रिएंट्स तो हैं पर वो इंटेस्टाइन में ही है, तो पूरी बॉडी को मिलेगा कैसे? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है या फिर सर्कुलेशन जो होता है ब्लड की हेल्प से होता है। ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब ये होता है जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस होगा या फिर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करना हो या फिर पॉइजन वगैरह हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ बन रही है या फिर हमें खाना डाइजेस्ट होने के बाद कुछ चीज़ें जो होती है वो वेस्ट होती है उसको बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की हेल्प से हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए एक्सक्रीशन जो होता है वो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सर्कुलेशन। सर्कुलेशन भी आप समझ सकते हो कि वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही एक तरीके से बात कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू different parts of the body, parts of the body। और हमने एक्सक्रीशन के बारे में भी स्टडी कर लिया था। एक्सक्रीशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक्सक्रीशन का। एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन एलिमिनेशन कह सकते हो या फिर आप रिमूवल कह सकते हो या फिर आप डिस्कार्ड वर्ड यूज करते हो, राइट? तो जो अनयूज्ड या फिर वेस्ट या फिर हार्मफुल substances are eliminated
eliminated or discarded from the body। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कोई भी अनयूज मटेरियल हो गया या फिर कोई चीज़ नहीं रिक्वायर है, अनयूज हो गया या फिर हार्मफुल हो गया या फिर वेस्ट हो गया, उसको बॉडी से निकाल के बाहर करने का काम जो होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस से होता है। तो हमने आज इंट्रोडक्शन में ये समझा कि हम कैसे समझ पाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड है या फिर अलाइव है, हमारे बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से फंक्शन होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस, जो एक्टिविटीज़ रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। लिविंग किसी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कहेंगे कि वो लिविंग है, राइट, और लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने यही समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने वाले होंगे वो न्यूट्रिशन के बारे में ही हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।